Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and we are continuing a lecture series of job-related awareness of J&K High Court Junior Assistant. Okay, ji? This is our lecture 6th, and in this lecture, we'll be covering the history of High Court of Jammu and Kashmir and the employees therein. मतलब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया अच्छे से, मतलब जनरल में, इन जनरल हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, इन जनरल हमने हाई कोर्ट भी पढ़ लिया, लेकिन अब हम पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश हुआ, एम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके की होती है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद हम या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पहले पढ़ लें या फिर लीगल टर्मिनोलॉजी। मुझे लगता है कि हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पहले पढ़ लेना चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ के एम्प्लॉयमेंट उनकी भी लगभग सेम ही है, तो एम्प्लॉयमेंट मतलब उनकी एम्प्लॉयमेंट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को समझ के, उनका काम हम समझ के, फिर उसके बाद हमने लीगल टर्मिनोलॉजीज पे जंप कर जाना है और फिर हमारा बस खत्म। लेकिन कम से कम ये 10 लेक्चर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है 10 या 11 या 12 तक जा सकता है। ये 10-12 लेक्चर्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी श्योर कि आपको कहीं और जाकर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 लेक्चर समझ लीजिए आप, आधा करके 6 से 7 घंटे, 7 में नहीं बनेंगे, 6:30, मुश्किल से 6:30 पौने 7 घंटे। मतलब अगर आप एक दिन भी पूरे दिन बैठ के मेरे लेक्चर्स देखेंगे, पूरा सब्जेक्ट खत्म, ठीक है। लेकिन 6-7 घंटे आपने देने। आप ये मत समझना कि 2-2.5 घंटे वाले लेक्चर देख लेंगे, 1 घंटे की कोई पूरा वन शॉट देख लेंगे तो खत्म, ऐसा नहीं। वन शॉट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। इसलिए थोड़ा सा हमने देख सुन कर चलना है। चलिए, एक तो हमने हिस्ट्री पढ़नी है आज जम्मू कश्मीर की, ठीक है जी। 16 है ना, यहाँ पर डेट नहीं लिखी है, चलिए कोई मसला नहीं, यहाँ पर तो लिखिए। हाँ जी, एक तो हमने हिस्ट्री पढ़नी है आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, कैसे एस्टेब्लिश हुआ। दूसरा जो एम्प्लॉइज हैं हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रार हो गया, रजिस्ट्रार जनरल हो गया, फिर रजिस्ट्रार हो गया, फिर जूनियर रजिस्ट्रार हो गया, ठीक है, सॉरी ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अहलमत, फिर नाजिर, स्टेनो, ठीक है, स्टेनोग्राफर जिसको हम कहते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिस्ट्री क्या है? द फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ जम्मू फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928। डेट मार्क कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। ओके जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, द रूलर ऑफ स्टेट महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है जी, वाज द फाइनल अथॉरिटी। प्रताप सिंह जो भी महाराजा थे, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सॉरी, in year 1889 the British government asked the then ruler of state Maharaja Pratap Singh to appoint a council, and the judicial members of the council exercise all appellate powers both civil and criminal side। देखिए, 1928 में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ है। कब? 1900 एस्टेब्लिश। लेकिन 1928 से पहले क्या था? 1928 से पहले आपके जो महाराजा थे, ठीक है जी, जो आपके रूलर थे, वही क्या थे? वही आपके जज थे, वही आपकी जुडिशरी थे, वही आपके हाई कोर्ट थे, ठीक है। जो बात कह देते थे वही बाइंडिंग हो जाती थी और वही फाइनल होती थी, ठीक है जी। वही बात क्या होती थी? फाइनल होती थी। ओके जी, फिर क्या हुआ? फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे रूलर को, महाराजा प्रताप सिंह जी को कहा कि आप काउंसिल बनाइए। काउंसिल मतलब 2-3 बंदों की एक कमेटी बनाइए, मेंबर बनाइए, जो क्या करेंगे?
जो अपील सुनेंगे लोगों की सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में। मतलब अगर निचले भाग पे कोई आपने अदालतें फिक्स की हैं या फिर सरपंच या पंच सुगत ये जो होती है ना पंचायत, ये फैसले वगैरह करती थी, तो अगर निचले भाग पे कोई फैसला नहीं मतलब सेटिस्फाइंग है तो उसकी अपील करने के लिए, क्योंकि वरना लोग डायरेक्ट राजे के पास आ जाते थे केस पकड़ के, तो उसकी अपील सुनने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो, तो उसकी अपील सुनने के लिए एक आप काउंसिल, एक आप कमेटी बनाओ, ठीक है। द स्टेट हैविंग टू प्रोविंसेस जम्मू एंड कश्मीर हैड चीफ जस्टिस एक्साइजिंग जुडिशियल अथॉरिटी। तो फिर क्या हुआ, फिर वो जो कमेटी थी वो महाराजा साहब ने इस्टेब्लिश की थी। अब जो हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर है इसमें दो प्रोविंसेस हैं, एक जम्मू है, ठीक है जी, और कश्मीर है। दो हमारी क्या है प्रोविंसेस है, और इन दोनों प्रोविंसेस के ऊपर एक चीफ जज थे, ठीक है जी। चीफ जज नहीं थे, चीफ जजेस थे, हैविंग द जुडिशियल अथॉरिटी बट एक्टेड द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द काउंसिल। अच्छा जी, अब दोनों प्रोविंसेस में चीफ जजेस थे, मतलब काउंसिल बनाई गई, फिर दोनों प्रोविंसेस में जजेस लगाए गए, ठीक है जी, और वो जजेस काम भी कर रहे थे, लेकिन दोनों जजेस जो है वो किसके हाथ के नीचे काम कर रहे थे, ये जो काउंसिल बनवाई थी किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है, इस काउंसिल के नीचे काम कर रहे थे, मतलब उनके ऑर्डर एंड कंट्रोल में काम कर रहे थे। लेटर द काउंसिल वाज abolished and a minister designated as a judge of the high court was appointed by the ruler to decide the judicial cases। फिर बाद में क्या हुआ, वो काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया और राजा ने क्या किया, एक बंदा उसको मिनिस्टर बना दिया, जुडिशियल मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, और उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया, ठीक है, और वो क्या था, वो जुडिशियल केसेस को सुनता था। फिर क्या हुआ 1927 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1928 के पहले की बात चल रही है, ठीक है, A new constitution was sanctioned by the ruler of the state and instead of law member a ministry in the judicial department was created। अब क्या हुआ, अब वो लॉ मेंबर जिसको जुडिशियल मिनिस्टर बनाया गया था, तो उसको हटाकर एक ऑफिशियल मिनिस्ट्री बना दी गई, ठीक है, जुडिशरी को लेकर एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट बना दिया गया, जुडिशियल डिपार्टमेंट बनाया गया, और एक नया कानून, नया कॉन्स्टिट्यूशन 1927 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है सैंक्शन किया उस वक्त के राजा ने जुडिशरी को लेकर, ठीक है। Thereafter, in 1928, by the virtue of Order Number 1 dated 26/3/1928, the High Court of Judicature was established, and for the first time, the High Court was to consist the Chief Justice and 2 judges। अब क्या हुआ 1928 में एक Order Number 1 of 1928 जो था, क्या डेट है 26/3/1928, ये है एक्चुअल डेट जब एक चीफ जस्टिस के साथ हमारा एक हाई कोर्ट बना था, ठीक है। तो उस वक्त एक हाई कोर्ट बनाया गया, एक हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 उसके अलावा जजेस को रखा गया। उन 26/3/1928 द महाराजा, वही डेट, अपॉइंटेड लाला कन्वर सिंह एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है लाला कन्वर सिंह, ठीक है जी, ये हमारे जम्मू कश्मीर हाई के फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं, याद रखना, जम्मू कश्मीर हाई के फर्स्ट चीफ, हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस। और राय बहादुर लाला बोधराज शाने, ठीक है जी, इनका नाम क्या है, राय बहादुर लाला बोधराज शाने, राय बहादुर लाला बोधराज शाने एंड खान साहिब आगा सईद हुसैन, ये दोनों क्या थे, ये प्यून जजेस थे, PUISNE, इसको प्यून पढ़ते हैं, ठीक है जी, ये दोनों थे प्यून जजेस। प्यून जजेस मतलब ये चीफ जस्टिस के नीचे जज थे, लेकिन बाकी जो जुडिशरी थी स्टेट की उसमें सबसे ऊपर थे, बाकी स्टेट की जुडिशरी में सबसे ऊपर, लेकिन चीफ जस्टिस के नीचे, प्यून जजेस इसलिए को कहा गया, ठीक है जी। ये 2 जज, ये मतलब 3 जजेस की क्या बनाई, मतलब आपने दो अन्य जज और एक चीफ जस्टिस, ठीक है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट स्टैब्लिश करके उनको ये 3 जज दे दिया आपने। फिर क्या हुआ, मेरा YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। ओहो, एडवोकेट शौकत मीर के नाम से, ठीक है जी, और साथ में
अगर आपको ये पीडीएफ्स वगैरह चाहिए इसकी, ये जो मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा टेलीग्राम है ना, उसको ज्वाइन करना है। उसका लिंक मैं इसी में है ना, इसमें वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा, या नहीं, चलो लिंक मैं आपको लास्ट में लिख दूंगा ना, टेलीग्राम लिंक। या एक सेकेंड, मैं लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ। ये अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, ये स्कैनर है @shaukat mir01 करके। टेलीग्राम जो चैनल है आपने वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वरना मेरे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आप बीच में इसलिए डाला ताकि आप इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है जी। ओके जी, तो हम कहाँ पहुंचे थे? ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना और पीडीएफ नोट्स के लिए जो मैंने अभी आपको लिंक बताया उसको मतलब ज्वाइन करना है जाकर टेलीग्राम चैनल को, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। द यूजुअल प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट यूजेस टू बी जम्मू एंड श्रीनगर, ठीक है। दो जगहों पर हमारी हाई कोर्ट बैठती थी, श्रीनगर और जम्मू में। 1939 द रूल promulgated the Constitution Act 1996 which incorporated the provision of law relating to the High Court and conferred upon the High Court a substantial measure of independence। देखो, एक एक्ट बना था 1939 में, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 कहते हैं, ठीक है जी। 1996 कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996, लेकिन बनाया कब गया था? 1939 के अंदर। क्यों कहा जाता है इसके पीछे हिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1939 में जो हमारे रूलर थे, ठीक है, उन्होंने प्रोमलगेट किया, उन्होंने शाया किया, मतलब लोगों को बताया एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाकर, और उसमें क्या कहा, उसमें हाई कोर्ट के रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनाए, ठीक है, और कहा कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो किसी को मतलब वो किसी को फेवर नहीं करेगा। The High Court was invested with the powers of superintendence and control over the courts of district judiciary। मतलब हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जो लोअर कोर्ट की जुडिशरी थी उस सब की पावर हाई कोर्ट को दी गई थी कि आप उनको उनके ऊपर भी कंट्रोल रखिएगा। The 1996 Act also constituted a 3-member board of judicial advisor akin to the Privy Council in British India। akin का मतलब क्या होता है? AKIN, akin का मतलब होता है सिमिलर या सेम, ठीक है, सिमिलर या सेम कहते हैं एकिन को। AKIN का मतलब होता है सिमिलर और सेम, ठीक है। तो मतलब जैसे प्राइवी काउंसिल थी किसकी? ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है, वैसे ही एक जुडिशियल एडवाइजर की एक 3 मेंबर्स कमेटी बनाई, किसने? हमारे महाराजा ने, ठीक है, जुडिशरी को असिस्ट करने के लिए। द बोर्ड वाज टू एडवाइज द रूलर इन डिस्पोजल ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। कहते हैं कि अगर उस वक्त हाई कोर्ट के खिलाफ कोई अपील करता था, मतलब अगर हाई कोर्ट में आपने केस दायर किया, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और आपके खिलाफ है, अब आप अपील कहाँ करोगे? सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, तो अपील कहाँ जाती थी? महाराजा के पास। वैसे ही जैसे ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में जब हाई कोर्ट से अपील जाती थी तो फिर किसके पास जाती थी? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल के पास, ठीक है। तो वो कहता है कि जैसे ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल है वैसा ही एकिन, सिमिलर या सेम जुडिशियल एडवाइजर कमेटी बनाई गई थी 3 मेंबर्स की, ठीक है, जिसके पास अपील जाती थी हाई कोर्ट के बाद, अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से आप satisfied नहीं होते थे। The board of judicial advisor at the time of its abolition by the Constitution Act 1956 and 17 appeals pending before it. On the request of Chief Justice, the Government of India, in consultation with the Chief Justice of India, constituted a special bench of Supreme Court of consisting of Judge Meher Chand Mahajan, Chief Justice of India, Justice S.R. Das and Justice Ghulam Hasan for disposing of the pending 17 appeals। कहता है कि जब बोर्ड ऑफ जुडिशियल को वापस, मतलब जब हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का अकॉर्ड हुआ 1956 में, जब इस जुडिशियल एडवाइजरी बोर्ड को अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया, तो तब उनके पास 17 अपील्स पड़ी हुई थी पेंडिंग, मतलब 17 केसेस में जो अपील्स थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। फिर क्या हुआ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस वक्त के, ठीक है, उन्होंने कंसल्ट किया चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके साथ कंसल्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने एक स्पेशल बेंच बनाया इन 17 अपील्स को सुनने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिसमें थे जस्टिस मेहर चंद महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे,
जस्टिस SR दास एंड जस्टिस गुलाम हसन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ दैट 17 अपील्स। उस 17 अपीलों को सुनने के लिए ये फिर नया बेंच बनाया गया, जिसमें कौन कौन था? जस्टिस SR दास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, गुलाम हसन था, जस्टिस गुलाम हसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया फिर, ये जो 17 अपील्स पेंडिंग पड़ी थी बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर के पास, उसको अबॉलिश किया गया था, उनको सुना, उनको सॉल्व किया। द बेंच हियर्ड द अपील्स इन श्रीनगर एंड अपील्ड द जजमेंट इन द हाई कोर्ट इन ऑल द 17 अपील्स। बेंच कहाँ बैठा? श्रीनगर में। ये एक बात याद रखना, ये पहली बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं और जाकर बैठा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर कहीं और, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मुल्क के किसी और कोने में जाते हैं, वहां बैठ के लोगों की अपील सुनते हैं और केस सॉल्व करते हैं। मतलब एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब अपने पेरेंट जगह से, जहां वो एस्टेब्लिश्ड है, जहां वो सीटेड है, उससे हटकर कहीं और जाकर बैठकर केस की सुनवाई करता है। हिस्ट्री में एक ही बार हुआ है, और वो कब हुआ है? 1956 में, ये 17 अपील्स के लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर आया था ये अपील सुनने के लिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना चाहिए। इट वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट व्हेन a bench of Supreme Court held sitting outside the place of seat at Delhi and till date in sole instance। पहली बार ऐसा हुआ था। On 10/9/1943 letter patent was conferred on the High Court in 1954 white constitution application order 1954 the jurisdiction of Supreme Court was extended to state of J&K। ये वाला याद रखना। जो 1954 का ऑर्डर था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर 1944, इसी ने क्या 1954 इसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन थी वो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पर भी लागू कर दी थी। फिर क्या हुआ, अंडर आर्टिकल 32(2)(a) द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन पावर टू इशू रिट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एज सो एज फॉर दे आर एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ J&K। आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स थी उसके अंदर एक और प्रोविजन जोड़ा गया 32 के अंदर 2A, उसमें स्पेशल परमिशन, जो स्पेशल पावर दी गई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को, ताकि वो रिट्स इशू कर सके लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए। फिर 1957 में क्या हुआ, द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी विद द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट द टॉप वाज क्रिएटेड, ठीक है जी। फिर एक जुडिशियल बॉडी बनाई गई जिसमें हाई कोर्ट की जो जुडिशियल बॉडी थी वो टॉप पे थी, बाकी हाई कोर्ट, बाकी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी थे उसको उनको नीचे रखा गया। द हाई कोर्ट एट प्रेजेंट सैंक्शन strength of 17 judges including 13 permanent and 4 additional judges from May to end October. The Chief Justice and administrative wing of High Court shifts to Srinagar and from November to end April and the High Court is at Jammu। HQ लिखा हुआ है, High Court लिखना था पूरा। However, court sanctions of both the Jammu and Srinagar wings of the High Court functions throughout the year। कहता है कि इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 17 जजेस हैं, 17 में से 13 परमानेंट हैं, 4 एडिशनल है। एडिशनल इन द सेंस मतलब उनको मतलब काम के हिसाब से लगाया गया है, मतलब 4 एक्स्ट्रा जजेस लगाए गए हैं क्योंकि काम का बड़ा ज्यादा है, ठीक है जी। और आज के डेट में अगर देखा जाए, नवंबर से लेकर अप्रैल तक जम्मू में रहता है हाई कोर्ट, और मई से लेकर अक्टूबर तक कहाँ रहता है, श्रीनगर में रहता है। ये डेट, ये चीजें याद रखना, मई से अक्टूबर तक श्रीनगर में, नवंबर से अप्रैल तक जम्मू में, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, रजिस्ट्रार जनरल। अब जजेस के बाद सबसे बड़ी पोस्ट आ जाती है रजिस्ट्रार की हाई कोर्ट के अंदर, याद रखना। हाई कोर्ट के अंदर जजेस के बाद सबसे बड़ी पोस्ट रजिस्ट्रार की है, रजिस्ट्रार जनरल। रजिस्ट्रार जनरल का क्या काम होता है, कौन होता है, ये देखिए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट हैज मेनी फंक्शंस। क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल वर्क। The registrar is responsible for the administrative and judicial work assigned by the court's president, chairman और judges। कि रजिस्ट्रार को जो भी काम कोर्ट का चेयरमैन, कोर्ट का बार एसोसिएशन का, कोर्ट का प्रेसिडेंट, ठीक है जी, कोर्ट के प्रेसिडेंट, चेयरमैन या जज जो भी काम रजिस्ट्रार को देंगे वो उसको करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार मतलब ये तो जुडिशियल काम हो गए जो वो देंगे, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम जितना भी है वो रजिस्ट्रार सब करते हैं। मतलब जिसको किसी को लाइसेंस, वकालत का लाइसेंस इशू करना है तो उस पर रजिस्ट्रार के साइन होते हैं। उसके बाद किसकी ट्रांसफर करनी है, किसको कहाँ लगाना है, नाजिर कहाँ लगाना है, सारी चीजें कौन देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन देखता है, वो रजिस्ट्रार देखते हैं। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द रजिस्ट्रार में इशू इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर टू टेम्परेरी स्टॉप प्रोसीडिंग अंटिल अदर कोर्ट्स हियर द अपील। कभी कभी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इंटरलोक्यूटरी मतलब टेम्परेरी ऑर्डर्स भी रजिस्ट्रार इशू करते हैं। मान लीजिए अगर एक ही केस, मान लीजिए
अगर एक ही केस दो कोर्ट्स में चल रहा है, ठीक है, दो कोर्ट्स में एक ही केस चल रहा है, इस कोर्ट में मतलब जो फैक्ट इन इशू है, जो इशू है वो सेम है, यहाँ भी वही इशू है, यहाँ भी वही इशू है, यहाँ भी पार्टी सेम है, यहाँ भी पार्टी सेम है, ठीक है, ए और बी यहाँ भी पार्टी है, ए और बी यहाँ भी पार्टी, पूरा केस सेम है, लेकिन फर्क क्या है, इस कोर्ट में बी ने आकर केस कर दिया, इस कोर्ट ने किया था ए ने आकर केस, ठीक है, यहाँ पर बी प्लेंटिफ है, यहाँ ए प्लेंटिफ है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन दोनों में से एक को क्या कर देगा, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर करके रोक देगा कि भैया आप रहने दो, उस केस को मतलब कोर्ट से जो इसमें केस में जो निचोड़ निकलेगा वही क्या बोलते हैं उसी को हम मानेंगे बाद में, ठीक है, एक किसी को रोक सकता है, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं आपको, ठीक। फिर उसके बाद और क्या काम है रजिस्ट्रार जनरल का, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, अटेंडेंस देखते हैं सबकी, द रजिस्ट्रार कैन एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिन द इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी इंसान की अटेंडेंस वगैरह को देख सकते हो हाई कोर्ट के अंदर कि भैया आप ड्यूटी पे आते हो नहीं आते हो, और उनको मतलब कसम खिला के कह सकते हैं कि आप ईमानदारी के साथ काम करते हो, कसम खाओ आप ईमानदारी के साथ काम करते हो, ये सब रजिस्ट्रार कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। कंपलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी इंसान को कह सकते हैं कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट लाओ मेरे सामने, ठीक है, जैसे मतलब कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा, ठीक है, ठीक है, कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, किसी केस में जरूरत हो, मतलब रजिस्ट्रार के से ही मांग सकते हैं, ठीक है। इशूइंग द कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, अगर कोई ऐसा विटनेस है जिसको जो कोर्ट में नहीं आ सकता, माजूर है, मतलब जिसको प्रॉब्लम है या तो बच्चा है छोटा डरता है, तो उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, उस विटनेस की गवाही सुनने के लिए रजिस्ट्रार एक कमीशन इशू कर सकते हैं, कमीशन मतलब एक कमेटी बनाएंगे 2-3 बंदों की, उनको भेजेंगे कि भाई जाओ इसकी गवाही सुन के आओ, वो लिख कर लो क्या गवाही देता है, ठीक है, ये है रजिस्ट्रार जनरल, इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ाया होगा और किसी ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर आपको कोई बोलेगा कि इशू विटनेस को सुनने के लिए कौन कमीशन इशू करता है, तो वहां क्या लिखोगे, रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, और भी जो फंक्शन है वो अच्छे से पढ़ लेना जो मैंने पढ़ा है। फिर उसके नीचे आ जाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल से एक स्टेप नीचे आ जाते हैं हमारे रजिस्ट्रार, देखिए रजिस्ट्रार जनरल जो है ना वो पूरे हाई कोर्ट की जुडिशरी में मतलब किंग है एक हिसाब से, ठीक है, मतलब पूरे हाई कोर्ट की जुडिशरी में उसका सिक्का चलता है, ठीक है। लास्ट पे हाँ लास्ट में इसी के बाद में आपको वो एक पूरा चार्ट सा ना निकाल के बताऊंगा, ठीक है, तो उसमें पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है हाई कोर्ट, हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार, ठीक है, फिर सॉरी रजिस्ट्रार जनरल, फिर रजिस्ट्रार, देखो रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल में फर्क क्या है, सबसे पहले डिफरेंस बताता हूँ, रजिस्ट्रार टॉप पे है, ठीक है, बाकी सॉरी रजिस्ट्रार जनरल टॉप पे है, बाकी जैसे विजिलेंस के लिए एक रजिस्ट्रार है, ठीक है, एनआईए के लिए एक रजिस्ट्रार है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक रजिस्ट्रार है, वो अलग 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 है, बात आ रही है समझ में, जनरल कौन है, रजिस्ट्रार जनरल, चलो मैं आपको इसका पूरा चार्ट भी आगे लास्ट स्लाइड मैंने रखी है बताऊंगा, पूरी एक मतलब क्या है कि वो बताता है वो चार्ट की, मतलब रजिस्ट्रार जनरल में क्या फर्क है, मतलब उससे नीचे कौन आता है, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि सबसे ऊपर आता है रजिस्ट्रार जनरल, उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रार, द रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द वेरियस टास्क इंक्लूडिंग मेंटेनिंग द जनरल लिस्ट ऑफ द केसेस, recording documents in case files, managing case proceeding and being present at court and chamber meeting, जब भी कोर्ट की या चैम्बर की कोई मीटिंग होती है उसमें उसको प्रेजेंट रहना है, ठीक है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी मतलब जो कोर्ट में केसेस में तारीखें वगैरह चलेंगी उनको मैनेज करना है, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रार का काम क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मतलब संभाल के रखना है, ठीक है, लिस्ट बनानी है केसेस की, सब रजिस्ट्रार करेंगे, ठीक है। जॉइंट रजिस्ट्रार क्या करेंगे, जॉइंट रजिस्ट्रार इन द हाई कोर्ट है सेवरल फंक्शंस, क्या क्या है, सिक्योरिटी को देखेंगे, हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी और जजेस की सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है, और टूर प्रोग्राम्स के मतलब अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अगर किसी और जगह जाना है, मतलब कोई भी टूर हो उनका, कोई मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है उनको विजिट करनी है, किसी विजिट पे जा रहे हैं, कुछ भी सारे कौन देखता है, जॉइंट रजिस्ट्रार देखता है। फिर आ जाता है इससे नीचे एक स्टेप, उससे नीचे आ जाता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार। डेप्यूटी रजिस्ट्रार क्या देखता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लिखा हमने क्या,
एक चीज हमें भूल गई, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नीचे असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी होता है, जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार की मदद करता है, असिस्ट करता है इसको, वो मैं लिखना भूल गया, वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये 5 है। A deputy registrar at a high court is a ministerial office who performs the administrative and judicial work. Some of their responsibilities, कुछ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते हैं और जुडिशियल काम भी करते हैं, ठीक है। जैसे स्टेइंग प्रोसीडिंग्स, ए रजिस्ट्रार में पास द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर टू स्टे प्रोसीडिंग अंटिल एन अपील इज हर्ड और बाय अनदर कोर्ट। ये वाली चीज रजिस्ट्रार जनरल पास करेंगे, लेकिन इसमें मदद कौन करेगा इनकी, डिप्टी रजिस्ट्रार करेगा, ठीक है। जैसे प्रिपेयरिंग नोट्स, रजिस्ट्रार में प्रिपेयर नोट्स ऑन मेंटेनिंग लेटर ऑफ पिटीशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो पीआईएल लगाते हैं ना, पीआईएल या आरटीआई वगैरह, उनके नोट्स वगैरह उनको देखना, उनको परखना, उनको उन पे काम करना कौन करता है, डिप्टी रजिस्ट्रार। प्लेसिंग पीआईएल्स बिफोर द एप्रोप्रिएट रजिस्ट्रार जनरल, फिर वो जो नोट्स बनाता है उस पर रिसर्च करता है पूरी, उन पीआईएल्स को सुनता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को, ठीक है। फिर उनको किसके सामने रखता है, वो रजिस्ट्रार जनरल के सामने, या फिर जो चेयरमैन पीआईएल बेंच होगा, कोई भी जज हो सकता है, ठीक है, उनके सामने रखता है और बोलता है कि भाई करो फैसला। ये है डिप्टी रजिस्ट्रार का काम। इससे पहले एक सेकेंड, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, मैं वो निकाल कर आपको दिखाता हूँ। आपने बेसिकली करना क्या है, आपने गूगल पे जाना है, जेके हाई कोर्ट सर्च करना है, ठीक है जी। सर्च करने के बाद ऐसे हाई कोर्ट की साइट आएगी, इसको खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद आपको यहाँ तो ऑप्शन कहाँ है, हाँ ये होम अबाउट जे&के हाई कोर्ट, इस पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। मतलब वहां पे जब फोन पे खोलोगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगे, आपने उन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। तो वहां पर पहले आपको ऑप्शन आएगा होम, फिर आएगा अबाउट जे&के हाई कोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक ऐसा चार्ट आ जाएगा, ठीक है जी। इस चार्ट में क्या है, ये सबसे ऊपर आपके रजिस्ट्रार है, ठीक है जी। इसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। ऊपर आपके कौन है, सबसे ऊपर तो आपके चीफ जस्टिस आ गए, फिर आपके रजिस्ट्रार जनरल आ गए, फिर आपके बाकी रजिस्ट्रार्स हैं जो मैंने आपको बताया था। रजिस्ट्रार जनरल के नीचे रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार फॉर विजिलेंस, रजिस्ट्रार, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस, वो भी इसके नीचे आ जाते हैं रजिस्ट्रार के नीचे। फिर रजिस्ट्रार रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रार मेन विंग, रजिस्ट्रार रूल्स, रजिस्ट्रार जुडिशियल श्रीनगर, रजिस्ट्रार मैनेजमेंट श्रीनगर विंग, रजिस्ट्रार कंप्यूटर्स, रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन, रजिस्ट्रार जुडिशियल जम्मू, ठीक है। फिर उनके नीचे कौन आ जाते हैं, जॉइंट रजिस्ट्रार्स, जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, ठीक है जी। जॉइंट, ठीक है, जॉइंट रजिस्ट्रार, ठीक है। फिर जॉइंट रजिस्ट्रार के नीचे आपको दिखेगा डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डेप्यूटी, ठीक है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार। फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नीचे कौन आएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या अकाउंट रजिस्ट्रार वगैरह, ठीक है। असिस्टेंट ही हम इन सारों को कहते हैं। लास्ट में कौन आएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है जी। ये मैंने आपको तो आपकी समझ के लिए चार्ट बताया, आप ये खुद भी देखना, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बाकी एम्प्लॉयज के बारे में बात करते हैं। बाकी एम्प्लॉयज में आगे सबसे पहले अहलमत। अहलमत क्या होता है जी, देयर इज रूम अलॉटेड फॉर अहलमत इन एवरी कोर्ट, अहलमत कीप्स ऑल फाइल्स इन हिज रूम। याद रखना यहाँ एवरी कोर्ट बोला है, मतलब हर कोर्ट के लिए नहीं कि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में भी, ठीक है। अहलमत क्या करता है, सारी फाइल्स जो होती है ना वो अहलमत के पास रहती है, उसको एक रूम मिला होता है, ठीक है जी, ठीक है। अहलमत को एक रूम अलॉट किया गया था होता है जिसमें सारी फाइल्स रहती हैं, ठीक है। नो ऑर्डिनरी पर्सन कैन एक्सेस दिस रूम, litigants or lawyers can get required files from that room. Ahmed also sent notice to jail superintendents on the order of judge. He is the backbone of the court. He is accountable to the reader and judge. याद रखना इसको backbone of court कहा जाता है अहलमत को। फाइल्स देखो, जो मुझे लगता है कि हाँ हर कोर्ट का अपना एक अहलमत होता है। ऑब्वियसली सीजीएम की कोर्ट होगी, एक अहलमत होगा,
ठीक है। म्युनिसिपल कोर्ट होगी, एक अहमद होगा जहां उनकी फाइल्स रखी जाती हैं। हर कोर्ट के साथ एक रूम होता है, हाई कोर्ट के साथ भी, लोअर कोर्ट में भी, हर कोर्ट के हर एक जज की कोर्ट के साथ, ये समझ लीजिए हर जज के साथ एक रूम होता है अहमद का, जिसमें वो फाइल्स रखते हैं, क्रिमिनल भी सिविल भी। और वो क्या करते हैं, उन फाइल्स को संभाल के रखता है, उसको कीपर होता है, ठीक है। वो जो लिटिगेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो जज की परमिशन के साथ उस रूम में जा सकते हैं, ठीक है। और उनसे फाइल मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब डिमांड कर सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दीजिए, ठीक है। ही इज अकाउंटेबल टू द रीडर एंड जज। जो रीडर होता है, जज का रीडर क्या होता है बताऊंगा अभी, ठीक है। और जज उसको जवाबदेही होती है, उसको दोनों, कोई फाइल मतलब अगर को मांगते हैं दोनों में से कोई एक, तो उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी चीजें, या फिर फाइल में कोई डॉक्यूमेंट या किसी को समन वगैरह भेजना है तो उसमें से कुछ निकालना है फाइल में, लेकिन वो फाइल्स मांग सकता है, रीडर भी और जज भी। फिर उसके बाद आ जाता है नाजिर, ठीक है। रीडर क्या होता है, हम नीचे पढ़ेंगे। नाजिर क्या होता है, he handles all the financial matters under the direction of presiding officer of the subordinate court. He has his role to play at the time of execution of decree. फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी होंगे, ठीक है, वो जज के कहने पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसको कहते हैं, यहाँ पर हम जज को कहते हैं, ठीक है जी। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो जज भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी, कोई भी हो सकता है। कि फाइनेंशियल मैटर जो भी लोअर कोर्ट में होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में होता है, उसको नाजिर देखता है। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। और इसका एक और रोल है किसी भी डिक्री को एग्जीक्यूट करने में। डिक्री मतलब क्या हो गया, कोर्ट ने कोई फरमान जारी कर दिया, ठीक है। डिक्री क्या हो गया, कोर्ट ने कोई, हम सादा जुबान में कहेंगे तो होता तो फर्क है डिग्री जजमेंट में, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिग्री का मतलब होता है कि कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, डिग्री पास कर दी, ठीक है, उस डिग्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए, मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप किसी बंदे को समन भेजो, उसको बुलाओ, तो उस समन को एग्जीक्यूट करने में रोल किसका होता है, हाजिर का होता है, याद रखना। समझ लीजिए ये राइटर होता है, रीडर सीनियर क्लर्क, his main work is to assist the judge. He has to ensure the attendance of the parties. In the case any party misses its matter, the counsels of the respective parties can go to reader and says, मतलब कह सकता है कि वो पार्टी आई। देखो रीडर का क्या है, सबसे पहले आपने देखा होगा जज सब बैठे होंगे, अगर आप कोर्ट में गए तो उनके साथ में एक नीचे बंदा ऐसे बैठा होता है जो लिख रहा होता है, उसको रीडर कहते हैं, सीनियर क्लर्क होता है, ठीक है, वो लिखता है। इसके एक तो ये काम है कि हाई जज को ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। दूसरा इनका काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी की तारीख थी 10 बजे, डेट बोल दी, तारीख बोल दी, ऑर्डर लिख दिया जज साहब ने, ठीक है, अब फाइल क्लोज होगी, फाइल चलेगी दफ्तर में अब, ठीक है, तो अब वो बंदा 11 बजे पहुंचा, 10:30 बजे तारीख बोल दी, 11 बजे बंदा पहुंचा, आधा घंटा लेट हो गया, तो बंदा क्या करेगा, वो बंदा जाएगा किसके पास, रीडर के पास, सीनियर क्लर्क के पास। वो बोलेगा कि भाई मैं आधा घंटा लेट हो गया, इसलिए मेरी एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए, मेरी प्रेजेंस, मेरी यहाँ पर अब प्रेजेंट डाल दो, मेरी इसकी जगह डेट की जगह, वहां पे ये मत दिखना कि मेरा मैं एब्सेंट था, वरना मैं मतलब माना जाएगा कि मैंने अदालत की तौहीन कर दी, तो उठा के मेरे को पता नहीं कहाँ जेल वेल में डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर क्या होता है, जो टाइपिस्ट होता है ना, टाइपिस्ट, उसी को स्टेनोग्राफर कहते हैं, मतलब जो टाइप वाइप करता है, ठीक है। बाकी रीड आप इसको पूरी मान लेना, जो टाइप वगैरह करता है कोर्ट में, ऑर्डर वगैरह जज करता है तो उसको जो टाइप करता है, ठीक है, उसको हम स्टेनो कहते हैं। दे राइट द जजमेंट, ठीक है, जो टाइप वगैरह करते हैं जजमेंट को। ई कोर्ट सर्विस ऐप, दिस ऐप प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द केस फाइल इन द सब, मतलब हम हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट दोनों में देखें केस में क्या ऑर्डर हुआ, क्या स्टेटस है, कितनी तारीखें पड़ी, किस जज के पास है, ठीक है, और मतलब सारा केस की जो अपडेट होती है ई कोर्ट सर्विस ऐप पे आपको मिलती है, ठीक है। प्रोसेस सर्वर, द टास्क ऑफ प्रोसेस सर्वर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इंक्लूड सर्विंग समन्स और अदर प्रोसेस ऑफ लॉ इशूड बाय कोर्ट और पार्टीज कंसर्न्ड फॉर अपीयरेंस इन द कोर्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज। अगर किसी भी इंसान को कोई बकाया जमा कराना है, या फिर किसी इंसान को कोई समन भेजना है, बुलाना है, मधु करना है, समन क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा लीगल टर्मिनोलॉजीज में आपको, ठीक है। आप ये समझ लीजिए समन का मतलब होता है बुलाना, इनविटेशन देना किसी बंदे को, आओ कोर्ट में आओ, कोई काम है आपसे, गिरफ्तार करके नहीं, खुद से आएगा वो बंदा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि भाई आप आ जाना, वो खुद आएगा, उसको कहते हैं समन। तो किसी को समन देना है या फिर किसी के ड्यूज वगैरह रिकवर करने, ये कौन करेगा, प्रोसेस
सर्वर करेगा। नाइब कोर्ट ही भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ए नाइब कोर्ट इज ए पुलिसमैन हु एक्ट्स एज ए liaison between local police station, jail authorities and a court having the jurisdiction of the particular area. ये मतलब एक ब्रिज है, ठीक है। ये एक ब्रिज है जेल अथॉरिटीज, जज और पुलिस स्टेशन के बीच में, नाइब कोर्टी। इसको नाइब कोर्टी कहते हैं हम यहाँ पर, कहा जाता है नाइब कोर्ट, ठीक है। ये कोर्ट के अंदर ही पुलिस वालों का एक दफ्तर होता है। कोर्ट के अंदर कुछ पुलिस वाले वहां बिठाए जाते हैं उस दफ्तर में, क्लरिकल काम होता है उनका, फाइल्स वगैरह ये वो, मतलब सारा कुछ, वो लंबा प्रोसेस है, बाद में कभी समझाऊंगा। लेकिन उनका काम क्या होता है, पुलिस ने चालान पेश किया, ठीक है, फिर फाइल उसके बाद नाइब कोर्टी में जाएगी, फिर वो प्रोसिक्यूशन को देंगे, या प्रोसिक्यूशन वहां से फाइल लेगी, उस पर काम करेगी, बहस वगैरह करेगी, वापस उनके पास छोड़ेगी, ठीक है। या और भी चीजें क्रिमिनल केसेस में, मतलब नाइब कोर्टी का क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक है। इसमें पुलिस वगैरह होते हैं, ठीक है जी। पुलिस वाले ज्यादा मैक्सिमम पुलिस क्रिमिनल केसेस में ये काम करते हैं। एक कॉपीस्ट क्या होता है? कॉपीस्ट इज ए कोर्ट in a court may perform the variety of tasks including typing certified copies. Copyists type the certified copies from the original that are compiled in copy applications. Typing deposition. Copyists type deposition in both civil and criminal cases as dictated by the judge. जो भी जज डिक्टेट करता है, कोई ऑर्डर या फिर कोई जजमेंट डिक्टेट करता है, डिग्री डिक्टेट करता है, उसकी कॉपीज बनाना। कॉपीज का काम क्या होता है? उसकी कॉपीज बनाना। स्टेनोग्राफर ने लिखी, ठीक है, स्टेनोग्राफर ने लिखकर टाइपिस्ट को बोला, हाँ, स्टेनोग्राफर ने मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखी, फिर आके टाइप की, दे दी। अब उन जजमेंट्स की कॉपी बनानी है, ठीक है, तो वो कौन करेगा? कॉपीस्ट काम करेगा, फिर कॉपी करता है, लफ्ज ही पता लगता है। तो कल से हम, मुझे लगता है पहले हम लोअर कोर्ट्स को समझ लेंगे कल के लेक्चर में, उसके बाद लीगल टर्मिनोलॉजीज पे चलेंगे। लीगल टर्मिनोलॉजी मुझे लगता है कि कम से कम 250 से 300 लीगल टर्मिनोलॉजीज हम करने जा रहे हैं। हाँ, मतलब जहां तक मैंने रखा हुआ है अकॉर्ड अपना, कहते हैं ना टारगेट, अब कितनी कवर कर पाते हैं? मुझे तो लगता है सारी कवर करनी चाहिए। 250 ना भी हुई तो मुझे ऐसा अंदाजा, मैं अंदाजन कह रहा हूँ, अभी मैंने तो श्योरली देखी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 200 लीगल टर्मिनोलॉजीज तो जरूरी है जो आपको पता होनी चाहिए कम से कम। और हम कोशिश करेंगे एक क्लास में कम से कम 30 40 लीगल टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ें, ठीक है जी। सो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।